डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। उसको शकल और विलास की जो स्टोरी थी, उस स्टोरी के माध्यम से हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स के इम्पोर्टेंट को समझने की कोशिश की। टुडे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय men and women। Like Vilas and Sakal, people has been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the farm. The various activities have been classified into three main sectors. For example, primary sectors, secondary and tertiary. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. Manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, service, insurance, aids are included in the tertiary sector. The activities in this sector result in the production of goods and service. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. Economic activities have two parts: market activities and non-market activities. Market activities involve remuneration to anyone who perform for example, activity performed for pay or profit. These include production of goods or service, including government service. Non-market activities are the production for self-consumption. These can be consumption and processing of primary product and on account production of fixed assets. यहाँ पर हम लोगों ने शकल और विलास की कहानी को पढ़ा था कि शकल एजुकेशन लेने के बाद एक अच्छी फर्म में नौकरी करने लगा और विलास अपना जो पारिवारिक उसका कार्य था मछलियाँ पकड़ने का, उन मछलियों को ही, चूँकि वो एजुकेटेड नहीं हुआ, एजुकेशन नहीं ली, इसलिए मछलियाँ बेचने का काम शुरू किया। तो कार्य की दृष्टि से जितने भी प्रकार के देश में क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों को समूहीकृत जब किया गया, ग्रुपिंग की गई, तो तीन प्रकार के ग्रुप बनाए गए, जिसको हम सेक्टर कहते हैं, क्षेत्रक या सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक, जिसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में डिवाइड करते हैं।
प्राइमरी सेक्टर में मेनली कृषि और पशुपालन को रखा गया है और साथ में वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन शामिल है। सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण मीन्स होता है जब किसी भी वस्तु का कोई दूसरा स्वरूप दे देते हैं, या कल कारखाने फैक्ट्रियों में जिन चीज़ों का निर्माण होता है, बनाया जाता है, उसको हम विनिर्माण कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण को शामिल किया जाता है। और थर्ड सेक्टर है जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, बैंकिंग, बीमा, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, ये सब चीज़ें हमारे थर्ड सेक्टर में आता है। वस्तुओं और सेवाओं का इन सेक्टरों में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है और ये क्रियाकलाप हमारा जो नेशनल इनकम है उसका जो वैल्यू है, मूल्य है, उस मूल्य को इंक्रीज करते हैं। और इन सब क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं या बाजार क्रियाओं में वेतन एवं लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन। इनमें विशेष तौर से प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रोसेसन किया जाता है तथा अचल संपत्तियों का लेखा जोखा इस उत्पादन में आता है। Due to historical and cultural reason, there is division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. Sakal mother Sheila cook food, clean utensils, washes clothes, clean the house and looks after her children. Sakal's father Buta cultivates the field, sells the product in the market and earns money for the family. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर क्या होता है, हालांकि अब काफ़ी परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि आम तौर पर महिलाएं घर के कामकाज को देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। जैसे सकल की माँ शीला खाना बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी, घर की सफाई करती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी, जबकि सकल के जो पिता थे वो खेतों में काम करते थे, उपज को बाजार में बेचते थे और परिवार के लिए धन कमाते थे। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड पर upbringing of the family. Buta earns money which he spends on rearing his family. Women are not paid for their service delivered in the family.
द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वोमेन इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। अब यहाँ पर जो श्रम विभाजन है, एक महिला केवल परिवार के ही काम को देखती है, घर के कामों को देखती है, घर के बाहर को काम को नहीं देखती है, तो होता क्या है, सेवाएं दोनों प्रदान कर रहे हैं, काम दोनों प्रदान कर रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन चूंकि शीला जो है घर का काम कर रही है, उसके लिए उसको कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। उसके किए गए कार्य या किए गए परिश्रम का कोई मूल्य नहीं दिया जा रहा है या कोई मूल्य नहीं आंका गया, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। जबकि जो पिता है, बूटा है, पिता उसके बूटा है, वो धन कमाते हैं जिससे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करते हैं। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता है। इसलिए महिलाएं जो घरेलू काम करती हैं, काम पूरा करती हैं, पूरा परिश्रम करती हैं, लेकिन उस परिश्रम का चूँकि उनको भुगतान नहीं किया जाता है, इसलिए जो नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम में महिला के द्वारा किए गए कार्य को जोड़ा नहीं जाता है। गीता मदर ऑफ विलास अर्न इनकम बाय सेलिंग फेस, thus women are paid for their work. When they enter the labor market, their earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill. Education helps individual to make better use of the economics opportunities available before him. Education and skill are the major determinant of the earning of any individual in the market. A majority of women have merged education and low skill formation. Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activities relating to legal protection is merger. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men among the organized sector. Teaching and medicine attract them the most. Some women have entered administrative and other service, including jobs that need high level of scientific and technological competition. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. मैंने पहले भी बताया कि आम तौर पर महिलाएं घर के काम को करती हैं, लेकिन अब स्थितियों में सुधार हुआ है, और वो सुधार क्या हुआ है उसकी चर्चा जो है यहाँ पर किया है कि विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवा के लिए अब भुगतान किया जाता है। अब चूँकि शकल की माँ को कोई भुगतान नहीं होता था, इसलिए नेशनल इनकम में उसकी आय नहीं जुड़ेगी, लेकिन वहीं विलास की माँ है जो कि मछलियाँ पकड़ती है और मछलियों को मार्केट में जाकर बेचती है, और उस बेचने की क्रिया में उन मछलियों का उसको मूल्य मिलता है। इसलिए विलास की माँ का जो मूल्य है, मिलने वाला मूल्य, वह नेशनल इनकम में जुड़ेगा। जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं, उनके पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय होती है।
उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। एजुकेशन व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। एजुकेशन जो है वो किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के साथ साथ उसको अनेक अवसरों को भी उपलब्ध कराती है। अवसरों को उपलब्ध कराने की जो बेहतरी है, अवसर जो है, उसके उपयोग में एजुकेशन सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय का प्रमुख निर्धारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ उनको सुरक्षा महसूस होती है। जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है तथा कानून के द्वारा उनकी कोई सुरक्षा निश्चित नहीं होती है, उसमें अनिश्चितता होती है, ऐसे स्थानों पर अमूमन महिला काम नहीं करना चाहती। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस सेक्टर की विशेषता है। इस सेक्टर में मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। मैंने किस सेक्टर में, जो असंगठित क्षेत्र है, रिकग्नाइज नहीं है, अनरिकग्नाइज जो सेक्टर है, उसमें इस तरह की जो सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट के सेक्टर में मिलती हैं, या रिकग्नाइज जो बड़ी बड़ी कंपनियां या रिकग्नाइज जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें ये सारी सुविधाएं एक महिला को मिलती हैं। प्रसूति अवकाश माने जिसको आप मैटरनिटी हो लीव कहते हैं, और जब बच्चा किसी भी महिला का छोटा होता है उसकी देखभाल के लिए, चूँकि एक माँ ही अपने शिशु की देखभाल कर सकती है, वो जितना अच्छा देखभाल करेगी उतना अच्छा देखभाल एक पुरुष नहीं कर सकता है। इसलिए शिशु की देखभाल और अन्य जो सोशल सेफ्टी है उसके लिए वह असंगठित क्षेत्र में लगभग नहीं मिलता है। इसलिए असंगठित क्षेत्र में महिला काम करने में उतनी रुचि नहीं रखती हैं, जबकि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन मिलता है। असंगठित क्षेत्र में पुरुष को जितना मिलता है उतना महिला को उसका पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है। लेकिन हायर एजुकेशन और हायर जो है स्किल डेवलप जिन महिलाओं का होता है, या महिलाएं लेती हैं हायर एजुकेशन और अपने स्किल को डेवलप करती हैं हाई स्किल को, उनको जो है जो भी वेतन या जो भी उनको पारिश्रमिक मिलता है वह पुरुषों के बराबर ही मिलता है, और कभी कभी तो पुरुषों से अब ज़्यादा भी मिलने लगा है। इसलिए संगठित क्षेत्र में जो कार्य है, जैसे एजुकेशन का माने शिक्षण कार्य, शिक्षक बनने का, चिकित्सा का क्षेत्र जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, ये जो सेक्टर है महिलाएं इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, अपने को ज़्यादा सेफ्टी यहाँ महसूस करती हैं। टीचिंग जॉब में और मेडिकल के जॉब में वो अपनी सेफ्टी भी महसूस करती हैं, और ये उनके एक इंटरेस्ट का भी जो है सेक्टर है। इसलिए इन सेक्टर में महिला जो आज की पढ़ी लिखी
लड़कियां हैं वो ज़्यादातर इस सेक्टर में जाने की सोचती हैं। इसके अलावा भी अब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, या यूँ कहिए कि समाज में एक प्रकार की जागृति आ रही है, लोगों के अंदर चेतना का विकास हो रहा है, या यह कह सकते हैं कि जिस तरह से एक लड़के और लड़की के जो भेदभाव पहले होता था, वह भेदभाव की जिस तरह से समाप्ति हो रही है, बेटे और बेटी में जिस तरह से गार्जियन अभिभावक, आज का अभिभावक वो जो है बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, उन कारणों के चलते धीरे धीरे एजुकेशन में भी महिलाएं आगे आ रही हैं। लड़कियां अधिक से अधिक शिक्षा उनको प्राप्त कराया जा रहा है, और अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कराने के कारण वो टीचिंग और मेडिकल के अलावा भी अन्य जो सेक्टर है, अन्य जो सर्विस है, अन्य जो कार्य है, उन कार्यों को भी वो करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्रशासनिक काम, जैसे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पुलिस, सेना में अधिकारी या अधिकारी के नीचे जो जी सिपाही और आदि के जो पद हैं, उन क्षेत्रों में भी वो जा रही हैं। साथ में जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, माने इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, एक समय था कि बहुत न्यूनता थी, बिल्कुल नितांत अभाव था, लेकिन अब बहुत सी लड़कियां इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंटिस्ट बनने के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ रही हैं। और इसको कोई ये सैद्धांतिक बात नहीं है, यह एक व्यवहार पक्ष में अब दिखने वाली बात है, सीधे खुली आँखों से। अब इस सारा परिवर्तन जो है, जो भी सोसाइटी में सारे चेंजेज आए हैं, ये चेंजेज अब दिखने लगे हैं। हालांकि अभी भी उसकी संख्या जो है कम है, परसेंटेज में देखें तो वह परसेंटेज कम है हायर एजुकेशन का, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि अब इतना परसेंटेज हो गया है कि वो चीज़ें दिखने लगी हैं। और जब चीज़ें दिखने लगती हैं, समाज में कोई भी चीज़ जब दिखने लगती है खुली आँखों से, तो समाज बहुत तेज़ी से चेंज होता है। समाज की जो मानसिकता है, सोसाइटी की जो मेंटलिटी है, वह मेंटलिटी बहुत तेज़ी से चेंज होती है। और आप इस बात को महसूस करेंगे, करते होंगे अपने ही परिवार में, घर में या पास पड़ोस में, जहाँ भी किसी प्रकार की डाइवर्सिटी आप लड़के या लड़की में देखते रहे होंगे, जो है शुरू में, धीरे धीरे वहाँ भी इस तरह के चेंजेज जो है अब आना शुरू हुए हैं। और इन चेंजेज के कारण जब एक लड़की हायर एजुकेशन और हायर स्किल प्राप्त करती है, प्राप्त करने की कोशिश करती है, उसको गेन करती है, तो वह फिर इन नाना प्रकार के जो है जो भी जॉब हैं, उन सभी जॉब में अब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। नेक्स्ट कंटेंट हमारा है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स जनसंख्या की गुणवत्ता। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी and skill formation acquired by the people of the country. The equality of the population unlimitedly decides the growth rate of the country. Literate and unhealthy population are a liability for the economy. Literate and healthy population are an asset. Means पॉपुलेशन क्वालिटी क्या है? एक तो केवल पॉपुलेशन यदि बढ़ती है तो कोई भी पॉपुलेशन जो हमारा रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उस पर
वह तब तक बोझ है जब तक नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल बनाने की स्किल इस पॉपुलेशन के अंदर नहीं है। अगर बहुत जो है आम बोलचाल की भाषा में कहें कि जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों को अगर उपयोगी बनाने में सक्षम नहीं है तो वह पॉपुलेशन देश के लिए बोझ होती है। या अपने घर परिवार का उदाहरण ले सकते हैं। जिस परिवार में कोई बालक, कोई युवा बालक जो है बड़ा होकर 20, 22, 25, 30 साल बाद युवा अपने परिवार के जो भी उसके पास संसाधन हैं उन संसाधनों के आधार पर बिना अगर कोई कार्य नहीं करता है और जब कोई कार्य नहीं करेगा तो वह किसी भी प्रकार का उपयोगी नहीं होगा। ऐसा बालक अपने परिवार के लिए एक बोझ के समान होगा। अगर वही बालक अपने अंदर कोई हुनर पैदा करता है या उसके परिवार में जो भी चीज़ें से पहले से चली आ रही हैं अर्निंग की, उसमें अगर वह इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है, तो वह बालक अपने परिवार के लिए उपयोगी होगा। और उसी प्रकार से पूरे देश की पॉपुलेशन की बात है कि केवल पॉपुलेशन नहीं चाहिए तो क्वालिटी युक्त पॉपुलेशन चाहिए। और ये क्वालिटी युक्त पॉपुलेशन कैसे होगी, यह किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो क्वालिटी पॉपुलेशन के लिए जो सबसे मेन फैक्टर है वह एजुकेशन है, हेल्थ है और स्किल है। हेल्थ, एजुकेशन और स्किल, इन 3 चीज़ों पर ही पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है। चाहे वो परिवार की बात हो, फैमिली की बात हो या वो कंट्री की बात हो। अगर कोई व्यक्ति निरक्षर है, अनहेल्दी है और उसके अंदर कोई स्किल भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति या ऐसी पॉपुलेशन, व्यक्ति है तो वह अपने परिवार के ऊपर, और पॉपुलेशन है तो वह अपने कंट्री के ऊपर एक प्रकार से वह जो है बोझ है, वह वजन है। अगर वह निरक्षर है, अस्वस्थ है, अनहेल्दी है, किसी प्रकार का उसके अंदर स्किल नहीं है, क्योंकि यही बात शकल और विलास की कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई थी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए एजुकेशन, हेल्थ और स्किल, ये 3 सबसे मेन इशू हैं या मेन फैक्टर हैं। उसमें अब पहला हम एजुकेशन के विषय में वही पुनः स्टोरी आती है शकल और विलास की, कि शकल एजुकेशन इन द initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. We saw education was an important input for the growth of शकल. It opened new horizon for him, provided new aspiration and developed values of life not only for शकल. Education contributes towards the growth of society also. It enhances the national income, cultural richness and increase the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access
retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of passing of schools like Navodaya Vidyalaya in each district. Vocational stream have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skill. The plan outlay on education has increased from 151 crore in the first plan of rupees 3,766 crore in the 11th plan. The expenditure कहने का आशय ये है कि शकल की वही बात कर रहा है कि एजुकेशन के बाद कितनी अच्छी नौकरी वो प्राप्त किया। एजुकेशन जो है तमाम नए अवसर को खोल देता है। व्यक्तिगत पर्सनल ही नहीं बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है, क्योंकि यह राष्ट्रीय नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में यह वृद्धि करती है और गवर्नेंस माने प्रशासन की कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है। प्राइमरी एजुकेशन सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्राविधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों की एजुकेशन में बहुत जोर दिया गया है। आपने नारा भी सुना होगा, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। और इस कार्य के लिए गवर्नमेंट ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की और यहाँ तक कि स्किल डेवलपमेंट के लिए भी तमाम ऐसे ITI और पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग का विकास किया गया। एजुकेशन पर जहाँ बता रहा है कि प्रथम 5 ईयर प्लान, जिसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं, में 151 करोड़ रुपया की ओर रखा गया था। वहीं 11वीं पंचवर्षीय योजना में एजुकेशन के लिए 3,766 करोड़ रुपया जो है रखा गया। इस प्रकार से एजुकेशन पर व्यय करके पॉपुलेशन को क्वालिटी से युक्त बनाने का प्रयास किया गया। इसलिए हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में, पूरे देश में एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पॉपुलेशन को, क्वालिटी पॉपुलेशन के लिए। आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू।